जानकी जी वह बहुत मृदुभाषी, कार्यकुशल और खुश मिजाज की थी। उसने वर वधू को गृह प्रवेश कराया। बनारसी साड़ी में लिपटी हुई सिमटी सी संकुचित सी घूंघट किए खड़ी थी बहू। दोनों ने सास के पैर छुए। बाकी सभी रिश्तेदारों ने घूमने का प्रोग्राम बनाया हुआ था, इसलिए मुंह दिखाई कल के लिए रखी गई थी। विवाह के बाद की प्रथाएं संपन्न करवाकर रमाकांत आराम करने चले गए। क्या सोच रहे हैं? बहू की मुंह दिखाई कीजिए ना। कब से बेचारी आंखें बंद किए बैठी है। रमाकांत हाथ में खानदानी चूड़ा थामे संज्ञा शून्य खड़े रह गए। ज्यादा देर खड़े होना भी मानो मुश्किल लग रहा था। मुझे चक्कर आ रहा है, कहते हुए उन्होंने दीवार का सहारा लिया है और तेजी से हॉल से बाहर निकल आए। अपने कमरे में आकर वे धम से कुर्सी पर बैठ गए। ऐसा लग रहा था जैसे वह मीलों दौड़कर आए हों। पीछे पीछे जानकी जी भी दौड़ी आई। क्या हो गया है आपको? कुछ नहीं, चक्कर आ गया था। आप आराम करें, लगता है शादी का गरिष्ठ भोजन और नींद की कमी आपको तकलीफ दे गई है। मुझे अकेला ही रहने दो, किसी को यहाँ मत आने देना। हाँ हाँ, मैं बाहर बोल कर आती हूँ, वह जाते जाते बोली। नहीं जानकी, तुम भी नहीं। रमाकांत एकांत में अपने मन की व्यथा का मंथन करना चाहते थे। जो स्थिति एकदम से सामने आ गई थी उसे जीवन पर्यंत कैसे निभा पाएंगे, इसी पर विचार करना चाहते थे। पत्नी को आश्चर्य हुआ कि उसे भी रुकने से मना कर रहे हैं। फिर कुछ सोच पंखा तेज कर वह बाहर निकल गई। धीरे धीरे घर में सन्नाटा फैल गया। जानकी जी दो तीन बार आकर झांक गई थी। रमाकांत आंखें बंद किए लेटे रहे। एक बार बेटा सूरज भी आकर झांक गया, लेकिन उन्हें चैन से सोता देख चुपचाप बाहर निकल गया। रमाकांत सो कहाँ रहे थे? वे तो जानबूझकर बेटे को देखकर सोने का नाटक कर रहे थे। सन्नाटे में उन्हें महसूस हुआ वह गुजरती रात अपने अंदर कितना बड़ा तूफान समेटे हुए है। बेटे व बहू की यह सुहाग रात एक पल में तूफान के जोर में धराशायी हो सकती है। अपने अंदर का तूफान वे दबाए रहे या बहने दें। रमाकांत की आंखों के कोरों में आंसू आकर ठहर गए। जानकी जी आई, उन्हें निहार कर और सोफे पर सोता देख स्वयं भी सोफे से कुशन उठाकर सिर के नीचे लगा कालीन पर ही लुढ़क गई। सूरज ने कई बार डॉक्टर बुलाने के लिए कहा, पर रमाकांत होठ सिए बैठे रहे थे। पति के निशब्दों का अक्सर पालन करने वाली जानकी ने भी जोर नहीं दिया। विवाह के 30 वर्षों में कभी छोटी मोटी तकरार के अलावा कोई ऐसी चोट नहीं दी थी जिसका घाव हो। रमाकांत को जब पक्का यकीन हो गया कि जानकी सो गई है तो उन्होंने आंखें खोल दी। तब तक आंखों की कोरों पर ठहरे आंसू सूख चुके थे। वे चुपचाप उठकर बैठ गए। कमरे में धीमा नीला प्रकाश फैला था। बाहर अंधेरा था। दूर छत की छज्जन पर बिजली की झालर अब भी सजी थी। रात के इस पहर यदि कोई जाग रहा होगा तो सूरज, उसकी पत्नी या वह स्वयं। उन्होंने बेबसी से अपने होठों को भींच लिया। काश उन्होंने बहू गहना को पहले देख लिया होता। काश वह दुबई गए ही न होते। उनके बेटे के गले लगने वाली गहना जाने कितनों के गले लग चुकी होगी। कैसे बताएं वे सूरज और जानकी से कि जिसे वह गृह स्वामिनी बनाकर लाए हैं वह कीकर बनने के योग्य भी नहीं है। वह एक गिरी हुई चरित्रहीन लड़की है। अंधकार में दूर बिजली की झिलमिल में उन्हें 1 वर्ष पूर्व की घटना याद आई तो वे पीछे अतीत में लुढ़क गए। रमाकांत का उनका व्यापार था, इसी में काफ़ी नाम व पैसा कमाया था उन्होंने। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। सभी व्यसनों से दूर रमाकांत ने जो पैसा कमाया वह घर परिवार पर खर्च किया।
पत्नी जानकी व पुत्र सूरज के बीच उनका बहुत खुशहाल परिवार था। 1 साल पहले उन्हें व्यापार के सिलसिले में मुंबई जाना पड़ा था। वे एक अच्छे होटल में ठहरे। वहां नागपुर की एक पार्टी से उनकी मुलाकात होनी थी। नियत समय पर वे शाम 7 बजे होटल के कमरे में पहुंचे थे। लिफ्ट से जा कर उन्होंने होटल का कमरा नंबर 307 के दरवाजे पर ज्यों ही हाथ रखा था, फिर जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। एक झटके में दरवाजा खुला और एक लड़की तेजी से बाहर निकली। उस लड़की का पूरा चेहरा उनके सामने था। उस लड़की की तरफ वे आकर्षित हुए। कंधे पर थैला टांके, आकर्षक वस्त्रों में घबराई हुई सी वह युवती तेजी से बिना उनकी तरफ देखे बाहर निकल गई। पहले तो उन्होंने सोचा वापस लौट जाएं, पता नहीं अंदर क्या चल रहा होगा। तभी सामने मिस्टर सिंघानिया, जो नागपुर से आए थे, दिख गए तो वापस लौटना मुश्किल हो गया। आइए रमाकांत जी, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। कैसे रही आपकी यात्रा? जी बहुत अच्छी। पर मिस्टर सिंघानिया, वह लड़की? ओह, वे उस समय पैंट और शर्ट पहन रहे थे। मुस्कुराकर बोले, ये तो मौज मस्ती की चीजें हैं भाई रमाकांत। हम ऊपरी कमाई वाला पैसा दो ही चीजों पर तो खर्च करते हैं, बीवी के जेवरों और ऐसी लड़कियों पर। सिंघानिया जोर से हंस पड़े। रमाकांत का जी खराब हो गया। लानत है ऐसे पैसे और ऐश पर। लाखों के नुकसान की बात न होती तो शायद वे वापस लौट आते, लेकिन बातचीत के बीच वह लड़की उनके जहन से एक सेकंड को भी न उतरी। क्या मजबूरी थी उसकी? क्यों इस धंधे में लगी है? इतनी अनाड़ी तो वे न थे। जानते थे पैसे देकर ऐसी लड़कियों का प्रबंध आराम से हो जाता है। होटल में ठहरे उनके व्यापारी मित्र ने जरूर उसे पैसे देकर बुलवाया होगा। उस वक्त वे उस लड़की की आंखों का पनीलापन भी भूल गए। याद था सिर्फ इतना कि वह एक बुरी लड़की है। नोएडा लौटकर वे अपने काम में व्यस्त हो गए। कुछ माह बीत गए, तभी उन्हें 3 माह के लिए दुबई जाना पड़ गया। दुबई में गर्मी का मौसम था। इसका मतलब यह नहीं कि वहाँ सूर्य अंगारे उगल रहा था, बल्कि यह कहे कि सूर्य अब उगने लगा था। वरना सर्दी में तो वह भी रजाई में दुबका बैठा रहता था। सूर्य की गर्मी से अब 6 महीने से जमी हुई बर्फ पिघलने लगी थी। कहीं कहीं बर्फ के अवशेष अंतिम सांसें गिनते दिखाई देते थे। पेड़ भी अब हरे भरे होकर झूमने लगे थे, वरना सर्दी में तो वे भी ज्यादातर बर्फ में डूबे रहते थे। कुल मिलाकर एक भारतीय की नज़र में मौसम सुहाना हो गया था। यानी ओवरकोट, मफलर, टोपी, दस्ताने वगैरह त्याग कर अब सर्दी के सामान्य कपड़ों में घूमा फिरा जा सकता था। रूसी लोग जरूर गर्मी के कारण हाय हाय करते नजर आते थे। उनके लिए तो 24 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पारा हुआ नहीं कि उनकी हालत खराब होने लगती है और वे पंखे के नीचे जगह ढूंढने लगते हैं। बड़े शोरूमों में एयर कंडीशनर भी चलने लगे थे। जब रमाकांत दुबई में थे, सूरज का रिश्ता तभी पत्नी ने तय कर दिया था। उनके लौटने के 2 दिन बाद की शादी की तारीख पड़ी थी। दुबई से बहू के लिए वे कीमती उपहार भी लाए थे। आने पर जानकी ने कहा भी था, देवकी को तो तुम जानते हो? हाँ भाई, तुम्ही ने तो बताया था, जो मुंबई में रहती है। हाँ, उसी की बेटी गहना है ना? जानकी बोली। सच पूछो तो पहले मैं बहुत डर रही थी कि पता नहीं तुम इनकार न कर दो कि एक साधारण परिवार की लड़की को पगली। उसकी बात काट कर रमाकांत ने कहा, इतना पैसा हमारे पास है, हमें तो सिर्फ एक सुशील बहू चाहिए। देवकी मेरी बचपन की सहेली थी। शादी के बाद पति के साथ मुंबई चली गई थी। 10 वर्ष हुए अनिल भाई साहब को गुजरे। तब से बेटी गहना ने ही नौकरी करके परिवार को चलाया है। सुनो, उसका एक छोटा भाई भी है,
जो इस वर्ष इंजीनियरिंग में चुन लिया गया है। मैंने देवकी से कह दिया है कि बेटे की पढ़ाई के खर्च की चिंता वह न करे। हम यह जिम्मेदारी प्यार से उठाना चाहते थे। आपको बुरा तो नहीं लगा? जानकी, यह घर तुम्हारा है और फैसला भी तुम्हारा। वे हंसकर बोले, पर बहू की फोटो तो देख लो। अब कितने दिन बचे हैं? इकट्ठे दुल्हन के लिबास में ही बहू को देखूंगा। हाँ, अपना सूरज तो खुश है ना? एक ही तो बेटा है, उसकी मर्जी के खिलाफ कैसे शादी हो सकती है? जानकी जी बोली। शादी के दौरान भी वे गहना को ठीक से न देख पाए। जब भी कोई उन्हें दूल्हा दुल्हन के स्टेज पर उनके साथ फोटो लेने के लिए बुलाने आता, आधे रास्ते से फिर कोई खींच ले जाता। बहू की माथा ठकाई पर वह घूंघट में थी। काश उसी समय उन्होंने फोटो देख ली होती। छी छी के शोर पर रमाकांत वर्तमान में लौट आए। सुबह का धुंधलका फैल रहा था, लेकिन उनके घर की कलीमा धीरे धीरे और गहरा रही थी। नाश्ते के समय भी जब वे बाहर नहीं निकले तो सूरज डॉक्टर बुला लाया। उसने चेकअप के बाद कहा, कुछ तनाव है, लगता है सोई भी नहीं है। यह दवा दे दीजिए, इन्हें नींद आनी जरूरी है। घर भर परेशान था, आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया जो एकदम से बीमार पड़ गए। बहू ने आकर उनके पांव छुए और थोड़ी देर वहां खड़ी भी रही, लेकिन वे आंखें बंद किए पड़े रहे। बाबूजी, आपकी तबीयत अब कैसी है? ठीक है, आंखें बंद किए उन्होंने उत्तर दिया। बहू लौट गई थी। रमाकांत का जी चाहा इस लड़की को फौरन घर से निकाल दे। यदि यह सारी जिंदगी इस घर में रहेगी तो भला मैं कैसे जी पाऊंगा? क्या उनका दम नहीं घुट जाएगा? इस घर की हर सांस, हर कोना उन्हें यह एहसास कराता रहेगा कि उनकी बहू एक गिरी हुई लड़की है। इस सत्य से अनभिज्ञ जानकी और सूरज कितने खुश हैं। वे समझ रहे हैं कि गहना के रूप में घर में खुशियां आ गई हैं। अजीब कश्मकश है जो उन्हें न तो जीने दे रही है न मरने। दूसरे दिन जब उन्होंने जानकी जी से किसी पहाड़ी जगह चलने की बात कही तो वह हंस दी। सठिया गए हो क्या? विवाह हुआ है बेटे का, हनीमून मनाने हम चलें? लोग क्या कहेंगे? तो बेटे बहू को भेज दो। उनका तो रिजर्वेशन था, पर बहू ही तैयार नहीं हुई थी। पिताजी अस्वस्थ हैं, हम अभी यहीं नहीं जाएंगे। वे चिढ़ गए। शराफत व शालीनता का अच्छा नाटक कर रही है ये लड़की। जी हल्का करने के लिए वे फैक्ट्री चले गए। वहाँ सभी उनका हाल लेने के लिए आतुर थे, लेकिन इतने लोगों के बीच में भी वे सहज नहीं हो पाए। चुपचाप कुर्सी पर बैठे रहे। न कोई फाइल खोल कर देखी, न किसी से बात की। जिसने जो पूछा हाँ हूँ में उत्तर दे दिया। धीरे धीरे रमाकांत शिथिल होते गए। कारोबार बेटे ने संभाल लिया। जानकी समझ रही थी दुबई में पति के साथ कुछ ऐसा घटा है जिसने इन्हें तनाव से भर दिया है। 11 माह गुजर गए। गहना के पांव उन दिनों भारी थे। अचानक काम के सिलसिले से मुंबई जाने की बात आई तो सूरज ने जाने की तैयारी कर ली, पर रमाकांत ने उन्हें मना कर दिया। मुंबई के नाम से एक दबी चिंगारी फिर भड़क उठी। इतने दिनों बाद भी वह उनके मन से न निकल पाई। मन में मंथन अभी भी चालू था। मुंबई जाकर वे एक बार गहना के विषय में पता करना चाहते थे। यह प्रमाणित करना होगा कि गहना की गुजरी जिंदगी गंदी थी, बलात्कार की शिकार या मजबूरी में इस कार्य में लगी युवती को चाहे वे एक बार अपना लेते, पर स्वेच्छा से इस कार्य में लगी युवती को वे माफ करने को तैयार न थे। एक बार यदि प्रमाण मिल जाए तो वे बेटे का उससे तलाक दिलवा देंगे। क्यों नहीं मुंबई जाकर यह बात पता करने का विचार उन्हें पहले आया। चुपचाप शादी के लिए आई गहना की फोटो
को एल्बम निकाल उन्हें मुंबई जाने का विचार बना लिया। घर में पता चला कि रमाकांत मुंबई जा रहे हैं तो गहना ने डरते सहमते एक पत्र उन्हें पकड़ा दिया। बाबूजी, मौका लगे तो घर हो आइएगा, माँ आपसे मिलकर बहुत खुश होंगी। कहकर उन्होंने पत्र ले लिया। गहना के घर जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था, लेकिन फिर भी कुछ टोह लेने की खातिर उनके घर पहुंच गए। रमाकांत जी का अच्छे से स्वागत हुआ क्योंकि वह पहली बार यहाँ आए। रमाकांत जी बोले, बहू यहाँ कहाँ काम करती थी? वे शीघ्र ही मतलब की बात पर आ गए। सारंग होटल में, चाचा जी, गहना के भाई ने उत्तर दिया। भाई साहब, हमारी अच्छी इच्छा तो नहीं थी कि गहना होटल की नौकरी करे, पर नौकरी अच्छी थी, इज्जतदार होटल है, तनख्वाह भी ठीक ठाक से थी, फिर आसानी से नौकरी मिलती कहाँ है। रमाकांत को लगा समधिन गोलमोल जवाब दे रही है कि होटल में उनकी बेटी का काम करना मजबूरी थी। होटल सारंग के स्वागत कक्ष में पहुंचकर उन्होंने गहना की फोटो दिखाकर पूछा, मुझे इन मैडम से काम था, क्या आप इनसे मिलवा सकती हैं? मैं यहाँ नई हूँ, पता करती हूँ, कहकर स्वागत कर्मी महिला ने एक बूढ़े वेटर को बुलाकर कुछ पूछा। फिर रमाकांत की तरफ इशारा किया। वह वेटर उनके पास आया, फिर आश्चर्य से बोला, आप गहना जी के रिश्तेदार हैं? पहले कभी तो देखा नहीं। मैं उनका रिश्तेदार नहीं हूँ, मित्र हूँ। 1 वर्ष पूर्व उन्होंने मुझसे कुछ सामान मंगवाया था। आश्चर्य है, गहना बिटिया का तो कोई मित्र ही नहीं था। फिर आपने सामान मंगवाना तो बिल्कुल गले नहीं उतरता। रमाकांत को समझ में नहीं आया कि क्या उत्तर दें। वेटर कहता रहा, वे यहाँ रूम इंचार्ज थी, सारा स्टाफ उनकी इज्जत करता था। तभी रमाकांत के आंखों के सामने होटल का वह दृश्य घूम गया जब इसी होटल में उनके नागपुर के मित्र ठहरे थे। उन्होंने एक छोटा सा निर्णय लिया और उसी होटल में ठहर गए। जब यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो मंजिल का भी पूरा पता कर ही लें। शाम को नागपुर फ़ोन मिलाया, व्यापार की कुछ बातें की। पता चला 2 दिन बाद ही नागपुर की वह पार्टी मुंबई आने वाली है, तो वे भी रुक गए। सब कुछ मानो चलचित्र सा घटित हो रहा था। कभी रमाकांत सोचते पीछे हट जाएं, बहुत बड़ा जुआ खेल रहे हैं वे, इसमें करारी मात भी मिल सकती है, फिर क्या वे उसे पचा पाएंगे? पर इतने आगे बढ़ने के बाद बाजी कैसे फेंक देते? रात में नागपुर से आए मित्र के साथ उसके कमरे में बैठकर इधर उधर की बातों के बीच वे मुख्य मुद्दे पर आ गए। सिंघानिया, एक बात बता, यह लड़कियां कैसे मिलती हैं? सिंघानिया ने चौंक कर उन्हें देखा, फिर हंसे। वाह, शौक भी जताया तो इस उम्र में भाई। हमने तो यह सब छोड़ दिया। हाँ, यदि तुम चाहो तो इंतजाम हो जाएगा, पर यहाँ नहीं। क्यों? यह होटल इन सब चीज़ों के लिए नहीं है। यहाँ इस पर सख्त पाबंदी है। क्यों झूठ बोलते हो? मैंने तो अपनी आंखों से तुम्हारे कमरे से एक लड़की को निकलते देखा था। सिंघानिया कुछ पल सोचता रहा, फिर अचानक चौंक कर बोला, तुम 2 वर्ष पहले की बात तो नहीं कर रहे हो? हाँ हाँ, वही, उसकी बात, लपक कर रमाकांत बोले। उन्हीं की सांस तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। ऐसा मालूम हो रहा है जीवन के किसी बहुत बड़े इम्तिहान का नतीजा निकलने वाला हो। मुझे याद है, वह लड़की यहाँ काम करती थी। मैंने उसे जब स्वागत कक्ष में देखा तभी मेरी नीयत खराब हो गई थी। अक्सर होटलों में मैं लड़की बुलवा लिया करता था। उस दिन, हाँ, बाथरूम का नल टपक रहा था, उसने मिस्त्री भेजा। दोबारा फिर जब मैंने शिकायत तनिक ऊंचे लहजे में की तो वह खुद चली आई। उस समय वह घर जा रही थी, इसलिए होटल के वस्त्रों में नहीं थी, इस कारण और आकर्षक लग रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़कर नोटों की एक गड्डी उसके हाथ पर रखी, लेकिन वह मेरा हाथ झटक कर तेजी से बाहर निकल गई।
यह वाक़ा मुझे इस कारण भी याद है कि कमरे से निकलते वक्त उस लड़की की आंखें आंसुओं में डूब गई थी। ऐसा हादसा हमारे साथ कम हुआ था। यहाँ से जाने के बाद मुझे दिल का दौरा पड़ा। अब ज़्यादा उत्तेजना में सहन नहीं कर पाता। 6 माह पहले ही पत्नी भी चल बसी। अब सादा सरल जीवन काफ़ी रास आता है। सिंघानिया बोलते जा रहे थे। उधर रमाकांत को लग रहा था कि वे हल्के होकर हवा में उड़ते जा रहे हैं। अब वे गहना की ओर से पूर्ण संतुष्ट थे। घर लौटते समय रमाकांत ईश्वर का धन्यवाद कर रहे थे कि जल्दबाजी में उन्होंने कोई गलत कदम नहीं उठाया, वरना बहुत बड़ा पाप हो जाता। सच ही कहा है किसी ने कि कभी कभी आंखों का देखा भी सच नहीं होता। अनुमान भर से किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए, बल्कि सच्चाई को पुख्ता करना चाहिए। रमाकांत जब घर लौटे तो उनके चेहरे की खुशी देखकर घर वाले बेहद खुश थे। सुबह गहना को प्रसव पीड़ा जानकर जानकी जी बहू को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गई। शाम में खुशखबरी मिली, नन्ही परी आ गई। रमाकांत की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तो बस आज की कहानी में इतना ही। धन्यवाद। आपको कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।